Dear student, in the part 1 of History of English Drama, we have seen how English drama developed in the various ages, and we are seeing the information about the Ben Johnsons who was classicist. Let us see the remaining part today from page number 132. In comedy, Johnson's genius is found at its best and his influence was considerable. तो जो हमने देखा है कि जो ड्रामा था उसके 3 पार्ट थे, ट्रेजेडी, कॉमेडी और ट्रेजिक कॉमेडी। तो ये जो कॉमेडी थी, तो कॉमेडी में क्या होता, जॉनसन जीनियस इज फाउंड एट इट्स बेस्ट। जॉनसन्स का जो जीनियस था, जॉनसन्स की जो प्रतिभा थी, इट्स फाउंड इट्स बेस्ट एंड हिज इन्फ्लुएंस वॉज कंसिडरेबल। कॉमेडी में उसका जो प्रभाव था बहुत ही अच्छा था और बहुत ज़्यादा था, कंसिडरेबल था। द रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट लीन स्ट्रांगली अपॉन हिम, और जो भी रेस्टोरेशन ड्रामाटिस्ट थे वो जॉनसन के ऊपर डिफेंड थे। लीन मीन्स उसके ऊपर वो डिफेंड थे। क्लोजिंग ऑफ थिएटर्स बाय द पुरिटन्स इन 1642 brought this greatest of all periods in the history of English drama to an end। तो जो पुरिटन्स लोग थे, पुरिटन लोगों ने क्या किया, 1642 में जो थिएटर्स है, थिएटर्स को बंद कर डाला। कुछ रीजंस थे उसके पीछे। और उसके बाद क्या हुआ, जो इंग्लिश ड्रामा है, इंग्लिश ड्रामा का जो भी इतिहास है उसको मतलब उसका एंड हो गया, उसका अंत हो गया। जैसे ही पुरिटन लोगों ने क्या कर दिया, थिएटर को बंद कर दिया 1642 में, तो इंग्लिश ड्रामा का वहाँ पे एंड हो गया। With the civil wars, no theatre existed between 1642 to 1660। ये जो पीरियड था 1642 से लेकर 1660 तक थे, तब तक वहाँ पे सिविल वॉर चालू था। और जो थिएटर है, थिएटर का कोई भी अस्तित्व इस दरमियान नहीं था, थिएटर अस्तित्व में नहीं थे। द नेक्स्ट फेज विच appeared आफ्टर द रेस्टोरेशन प्रोड्यूस अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर। Dramatists like Chapman, थॉमस मिडलटन, वेबस्टर एंड डेकर वेयर एट द फोरफ्रंट। फिर उसके बाद क्या हुआ, द नेक्स्ट फेज विच appeared आफ्टर द रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन के बाद जो दूसरी अवस्था आई, दूसरा फेज आया, इट प्रोड्यूस अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर। तब एक अलग ही प्रकार का जो ड्रामेटिक लिटरेचर है, ड्रामेटिक साहित्य है, वो प्रोड्यूस किया गया, उसका निर्माण किया गया। ड्रामेटिस्ट लाइक चैपमैन, थॉमस मिडलटन, वेबस्टर एंड डेकर वेयर एट द फोरफ्रंट। और इसी दरम्यान जो ड्रामेटिस्ट थे, जिसमें चैपमैन है, थॉमस मिडलटन है, वेबस्टर है और डेकर भी है, ये सबसे आगे थे। दे वेयर एट फोरफ्रंट, सबसे आगे वो थे। When चार्ल्स सेकंड केम बैक विद द रेस्टोरेशन ऑफ 1660, जब 1660 में चार्ल्स सेकंड की फिर से वापसी हो गई अपने थ्रोन के ऊपर, अपने राजगद्दी के ऊपर, फिर से वो बैठ गए, उनका रेस्टोरेशन हो गया, फिर से वापसी हो गई। द थिएटर्स वेर रीओपन, उनके वापसी के साथ ही थिएटर फिर से खुल गए, फिर से खोले गए। द रेस्टोरेशन कॉमेडी अचीव्ड इट्स पेक्यूलियर एक्सलेंस, और उसके बाद जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी उसने एक खास प्रकार का जो एक्सलेंस है, उत्कृष्टता है, वो प्राप्त की। ड्रामा डेवलप इनटू क्लास ड्रामा विथ अपर क्लास इथॉस, और ड्रामा किस तरह से डेवलप हुआ, क्लास ड्रामा के रूप में वो विकसित हुआ। विथ अपर क्लास इथॉस, जो भी अपर क्लास में रहने वाले जो भी लोग हैं, इथॉस मतलब उनका जो भी लोकाचार था, उनका जैसे आचार विचार थे, लोकाचार के अनुसार ड्रामा जो है डेवलप हुआ। इट लास्टेड बियॉन्ड दिस पीरियड इनटू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी। इट लास्टेड बियॉन्ड दिस पीरियड, इस पीरियड के बाद भी वो ड्रामा है जो चार्ल्स सेकंड के रेस्टोरेशन के बाद में वहाँ पे अस्तित्व में आया था, इस पीरियड के बाद भी वो मतलब बहुत दिनों तक था। इट लास्टेड इनटू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के पहले डिकेड तक, पहले दशक तक वो अस्तित्व में था। कॉमेडी इन द अर्ली 18th सेंचुरी डिक्लाइन इनटू सेंटिमेंटलिज्म,
और अर्ली 18 सेंचुरी में की जो कॉमेडी थी इट इज़ डिक्लाइन इनटू सेंटिमेंटलिज्म, वो थोड़ा उस मतलब उसका अधपतन हुआ और उसमें भावुकता, सेंटिमेंटलिज्म जो है भावुकता दिखाई देने लगी, भावुकता वाले जो थीम है वो उसमें दिखाई देने लगे। इट बिकेम कॉमेडी ऑफ मैनर्स, उसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स का स्वरूप प्राप्त हुआ। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जिस जो मैनर के ऊपर आधारित होती थी, किस प्रकार के शिष्टाचार लोगों ने करने चाहिए, रखने चाहिए, इस तरह के जो भी मैनरिस्टिक बातें हैं उसमें बताई जाती थी, उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता था। जॉर्ज इथरेज वॉज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स का जो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पुरस्कर्ता थे तो वो थे जॉर्ज इथरेज। फ्रॉम सच डेप्थ द ड्रामा वॉज रेस्क्यूड बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड रिचर्ड शेरिडन, और ये जो ड्रामा को एक डेप्थ प्राप्त हुई थी कॉमेडी ऑफ मैनर्स की, एक सफलता प्राप्त हुई थी, वहाँ से ड्रामा को रेस्क्यू करने का काम, वहाँ से उसकी मुक्तता या फिर छुटका करने का जो काम है, मुक्त करने का काम ओलिवर गोल्डस्मिथ और रिचर्ड शेरिडन ने किया। विथ शेरिडन something of the brilliance of restoration dialogue returned into comedy but with more genial atmosphere। शेरिडन्स के साथ ही जो रेस्टोरेशन डायलॉग थे अपने ब्रिलियंस के साथ, हाँ, एक अच्छे प्रकार के जो डायलॉग है तो डायलॉग फिर से कॉमेडी को प्राप्त हुए शेरिडन के वजह से, बट विथ मोर जीनियल एटमॉस्फेयर। लेकिन कैसे? विथ मोर जीनियल एटमॉस्फेयर, और भी अच्छे एटमॉस्फेयर के साथ वो जो डायलॉग है फिर से कॉमेडी को प्राप्त हुए। द कैरेक्टर्स वेयर फर्मली प्रेजेंटेड विथ क्लैरिटी reminiscent of Johnson but with no depth in Sheridan's world, no new interpretation of human nature। जो कैरेक्टर्स हैं फर्मली, बहुत फर्मनेस के साथ स्ट्रांगली फिर से प्रेजेंट किए जाने लगे, जिस तरह से जॉनसन करता था। मतलब उस कैरेक्टर प्रेजेंटेशन में जॉनसन का रेमिनिशन, मतलब उसकी एक झलक हमें वहाँ पे देखने को मिलती थी, जॉनसन की तरह ही उसके जैसे ही कैरेक्टर प्रेजेंटेड किए जाने लगे, बट विथ नो डेप्थ इन शेरिडन्स वर्ल्ड। लेकिन शेरिडन्स के वर्ल्ड में, जगत में, कैरेक्टर में जो डेप्थ थी वो जॉनसन में भी नहीं थी। नो न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, जिस तरह का नया मानवीय स्वभाव का इंटरप्रिटेशन अब शेरिडन द्वारा किए जाने लगा उस तरह का उनमें भी नहीं था। इन दिस ही वॉज नियरर टू ऑस्कर वाइल्डे दैन टू जॉनसन्स। तो इस मैटर में जो शेरिडन था वो ऑस्कर वाइल्डे के करीब था, ऑस्कर वाइल्डे के जैसा वो, मतलब उसका जो भी लिखान था, राइटिंग था, कैरेक्टर का प्रेजेंटेशन था, वो ऑस्कर वाइल्डे के करीब था दैन टू जॉनसन, जॉनसन से ज़्यादा ऑस्कर वाइल्डे के जैसा वो कैरेक्टर प्रेजेंटेशन करने लगा। लेट अस सी मॉडर्न ड्रामा और मॉडर्न थिएटर। तो मॉडर्न थिएटर क्या था, मॉडर्न ड्रामा क्या था? द मॉडर्न थिएटर with its picture from stage, its actresses taking female parts, its movable scenery designed to create a visual image of the local means place, local of such scene, and its artificial light was developed during the restoration period। तो restoration period में जो कुछ भी था उससे ज़्यादा क्या क्या डेवलपमेंट मॉडर्न ड्रामा में या फिर मॉडर्न थिएटर में आया था। द मॉडर्न थिएटर विच इज पिक्चर फॉर्म स्टेज, जो पिक्चर फॉर्म स्टेज है, जिस तरह का स्टेज था तो उस स्टेज फॉर्म में भी डेवलपमेंट हुआ। इट्स एक्ट्रेसेस टेकिंग फीमेल पार्ट्स, जो एक्ट्रेसेस है अब वही फीमेल पार्ट्स यहाँ पे लेने लगी, क्योंकि पहले क्या होता था जो मेल है वही फीमेल का रोल निभाते थे, लेकिन अब एक्ट्रेसेस आने लगी वो फीमेल पार्ट्स निभाने लगी। इट्स मूवेबल सीनरी, जो भी सीनरी वगैरह डिज़ाइन की हुई थी वो मूवेबल थी, एक जगह से दूसरे जगह हम उसे मूव कर सकते थे। टू क्रिएट अ विजुअल इमेज ऑफ द लोकल ऑफ ईच सीन, जो प्रत्येक सीन है उसके एकदम हमारे आंखों के सामने जो है उस लोकल की, उस प्लेस की, उस स्थान की हमारे सामने, आंखों के सामने एक प्रतिमा खड़े कर देने वाले जो सीन है उस सीन भी उसमें जो है ऐड हो गए, या फिर ऐसे सीन हमें ड्रामा में, मॉडर्न ड्रामा में देखने को मिलने लगे। एंड इट्स आर्टिफिशियल लाइट वॉज डेवलप, जो भी आर्टिफिशियल लाइट सिस्टम थी वो भी अब डेवलप हो गई, विकसित हो गई कब? जब ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड। तो रेस्टोरेशन पीरियड के दरमियान जो मॉडर्न ड्रामा अस्तित्व में आया तो ऐसे कुछ चेंजेस उसमें आ गए। देयर इज़ क्लियर इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रांस ऑन थिएटर, थिएटर के ऊपर फ्रांस का स्पष्ट प्रभाव दिखने लगा। द ऑडियंस एंड द थीम्स, सिर्फ
थिएटर के बारे में ही नहीं, ऑडियंस जो प्रेक्षक लोग हैं उनके बारे में, थीम्स जो भी विषय होते हैं ड्रामा के उसके बारे में, थिएटर के बारे में, इन सब के बारे में जो है फ्रांस का प्रभाव उनके ऊपर दिखने लगा। द ड्रामा ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी was on the whole on the way to decline because of many causes। तो 1900 शताब्दी में शुरुआती दिनों में जो भी ड्रामा, जो भी नाटक था, ड्रामा था, वो उसके डिक्लाइन के तरफ, विनाश के तरफ जाते हुए दिखने लगा। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे जो रीजंस हम कहते हैं, बहुत सारे रीजंस थे। द थिएटर वॉज होम मेनली टू इरेगुलर स्पेक्टेकल, मेलोड्रामा एंड फार्स। तो कुछ रीजंस यहाँ पे बोले गए हैं कि ड्रामा क्यों डिक्लाइन हुआ, उसका विनाश क्यों हुआ। क्योंकि तब जो थिएटर था, द थिएटर वॉज होम, थिएटर को एक घर का रूप आ गया था। मेनली टू इरेगुलर स्पेक्टेकल, और आने वाले जो स्पेक्टेकल मतलब जो ऑडियंस थे, जो लोग थे, वो भी इरेगुलर थे, रेगुलरिटी नहीं थी उनमें देखने को आने की। मेलोड्रामा एंड फार्स, तब ड्रामा में मेलोड्रामा, ड्रामा को एक मेलोड्रामा का स्वरूप प्राप्त हुआ था, फार्स का स्वरूप प्राप्त हुआ था। तो मेलोड्रामा क्या होता है? मेलोड्रामा इज अ सेंसेशनल ड्रामेटिक पीस विथ एक्सजरेटेड कैरेक्टर्स एंड एक्साइटिंग इवेंट्स टू अपील द इमोशन। एक सेंसेशनल ड्रामा का टाइप था, जो एग्जेजरेटेड कैरेक्टर्स उसमें होते हैं, बड़ा चढ़ा के ऐसे दिखाने वाले कैरेक्टर्स उसमें होते हैं, एंड एक्साइटिंग इवेंट्स टू अपील द इमोशन, इमोशन को अपील करने वाले एक्साइटिंग इवेंट्स होते हैं। इस तरह को मतलब इस तरह मेलोड्रामा का रूप ड्रामा को प्राप्त हुआ था। उसके बाद में आया फार्स। तो फार्स क्या होता था? फार्स इज अ फनी प्ले फॉर द थिएटर फुल ऑफ रिडिकुलस सिचुएशन। एक फनी प्ले होता था थिएटर में जिसे प्रेजेंट किया जाता था और पूरी तरह से रिडिकुलस सिचुएशन के ऊपर वो आधारित रहता था। तो इस तरह से फार्स और मेलोड्रामा ड्रामा में आने आ गए। तो ये भी एक रीज़न था डिक्लाइन होने का। उसके बाद में अ सिंपल एक्सटर्नल रीज़न कैन बी फाउंड इन द मोनोपोली। मोनोपोली कहते हैं एकाधिकार, एकाधिकार को। मोनोपोली हेल्ड बाय टू हाउसेस, कोवेंट गार्डन एंड ड्रूरी लेन, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सीरियस ड्रामा। तो एक सिंपल एक्सटर्नल रीज़न भी ड्रामा के डिक्लाइन के पीछे था। वो बाह्य कारण क्या था, रीज़न क्या था? तब जो दो हाउसेस थे, जैसे यहाँ पे नाम है कोवेंट गार्डन और ड्रूरी लेन, ये जो दो हाउसेस थे, इन दो हाउसेस की ही ज़्यादा मक्तेदारी, या फिर जिसे हम एकाधिकार कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं, वो इन दो हाउसेस का ही एकाधिकार ड्रामा के ऊपर तब था। जो भी परफॉर्मेंस सीरियस ड्रामा में जो भी परफॉर्मेंस होते थे, वो सारे के ऊपर इनके ही एकाधिकार था, और ये दो हाउसेस का एकाधिकार ही इस डिक्लाइन को, इस विनाश को, ड्रामा के विनाश को कारणीभूत था। The audiences which gathered to the 19th century theatre had not the intelligence or the imagination of the Elizabethan audience। और दूसरा रीज़न और बताया है कि इस पीरियड के जो ऑडियंसेस थे, जो प्रेक्षक लोग थे, देखने वाले लोग थे, उनमें एलिजाबेथन जो ऑडियंस थे, एलिजाबेथन ऑडियंस में, प्रेक्षकों में जिस तरह का इंटेलिजेंस था, जिस तरह की बुद्धिमत्ता थी, इमेजिनेशन था, एक प्रकार की काल्पनिकता थी, वो बुद्धिमत्ता, वो काल्पनिकता इस एरा के ऑडियंस में नहीं थी। इसलिए भी मतलब वो इस ड्रामा को समझ ही नहीं पा रहे थे, और भी ये इसलिए ये एक रीज़न था ड्रामा डिक्लाइन होने के पीछे। द डेंजर इन द 19th सेंचुरी थिएटर वॉज दैट अबव ऑल इट वॉज अनरिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द टाइम। और 19th सेंचुरी के ड्रामा में सबसे डेंजर जो था, एक धोखादायक बात जो थी, वो ये थी कि पहले का जो ड्रामा था वो लोगों के लाइफ से रिलेटेड था, या उस टाइम के हिसाब से जो भी लाइफ है उस लाइफ का प्रदर्शन ड्रामा में किया जाता था। लेकिन इस समय का 19th सेंचुरी का जो ड्रामा है, उसमें जो लाइफ से रिलेटेड बातें हैं, उससे इस ड्रामा को कोई लेना देना नहीं था। उस टाइम का लाइफ प्रेजेंट करने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, और यही रीज़न था ड्रामा डिक्लाइन होने के पीछे। द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी हैड सो मॉडिफाइड द ह्यूमन पर्सनैलिटी इट सेल्फ दैट अ न्यू इंटरप्रिटेशन वॉज एसेंशियल। क्योंकि अब जो एज है, मॉडर्न एज शुरू हो चुका था, उसके वजह से जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का, समाज की जो भी रचना है, उसमें भी परिवर्तन हो चुका था। द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी वॉज मॉडिफाइड, वो मॉडिफाइड हो चुका था। अब
सुधारित हो चुका था, संशोधित हो चुका था। द ह्यूमन पर्सनैलिटी इज सेल्फ, और ह्यूमन पर्सनैलिटी भी जो है मानवीय जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तिमत्व है, उसमें भी अब मॉडिफिकेशन आ गया था, वो भी सुधारित हो चुका था, संशोधित हो चुका था। दैट अ न्यू इंटरप्रिटेशन वॉज एसेंशियल, क्योंकि अब कुछ तो भी नया इंटरप्रिटेशन जो है, एक विवेचन जिसे हम कह सकते हैं, एक नया विवेचन लाइफ के इंटरप्रिटेशन का, मानवीय पर्सनालिटी का एक नए विवेचन की एक एसेंशियल मतलब आवश्यकता तब थी, जो तब के ड्रामा में नए दिखाई देती थी। बदलते समय के अनुसार, बदलते समाज के अनुसार कुछ भी ड्रामा में दिखाई नहीं देने लगा था। ये सारी चीज़ें जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी ड्रामा के डिक्लाइन के लिए, ड्रामा का विनाश होने के लिए। Ibsen, the great Norwegian dramatist of the 19th century, dominates the modern drama. 1900 शताब्दी के जो एक महान ड्रामेटिस्ट थे, नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट थे इब्सन, उनका मॉडर्न ड्रामा के ऊपर वर्चस्व था। उन्होंने मॉडर्न ड्रामा को डोमिनेट करके रखा था, उसके ऊपर उनका प्रभाव था। ही डेवलप मॉडर्निस्ट, रियलिस्ट, सोशल एंड साइकोलॉजिकल ड्रामाज लाइक द डॉल्स हाउस, घोस्ट एंड एन एनिमी ऑफ द पीपल। तो उन्होंने कुछ जो चीज़ें हैं जिनका ड्रामा के अंदर विकास किया, जैसे उन्होंने क्या किया, मॉडर्निस्ट जो आधुनिकता है, रियलिस्ट जो वास्तविकता है, एंड साइकोलॉजिकल ड्रामा जो मानसशास्त्रीय ड्रामा है, ऐसे ड्रामा उन्होंने डेवलप किए, विकसित किए, जिसमें मॉडर्निज्म भी है, जिसमें रियलिज्म भी है, जिसमें हमें कुछ सोशल जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलते, जिसको एक साइकोलॉजिकल टच भी है। इस प्रकार के ड्रामा उन्होंने डेवलप किए, और उन ड्रामा में जो ड्रामा थे उसका उल्लेख यहाँ पे है। द डॉल्स हाउस नाम का उनका एक ड्रामा था, घोस्ट नाम का भी, एंड एनिमी ऑफ द पीपल नाम का। इस तरह के ड्रामा उन्होंने इन चीज़ों से रिलेटेड, जिसमें ये सारी थीम, रियलिस्ट जो है, मॉडर्निस्ट, सोशल और साइकोलॉजिकल, ये सारे थीम हमें देखने को मिलते हैं। दे आर फार मोर सटल इन स्टेज क्राफ्ट एंड प्रोफाउंड इन थॉट देन एनीथिंग इन द मॉडर्न इंग्लिश थिएटर। तो उनके जो ड्रामा है ये, जहाँ जो उनका उल्लेख यहाँ पे आया है, डॉल्स हाउस है, घोस्ट है, एनिमी ऑफ द पीपल है, ऑल ड्रामाज आर फार मोर सटल इन स्टेज क्राफ्ट। सटल थे, बहुत ही सटल, अच्छे, मतलब स्टेज क्राफ्ट जिसको हम मंच कला कहते हैं, एकदम मार्मिक प्रकार की, सूक्ष्म प्रकार की मंच कला इस ड्रामाओं में हमें देखने को मिलती है। एंड प्रोफाउंड इन थॉट, और जो थॉट है, विचार है, उसमें एक प्रकार के वो परिपूर्ण थे। एंड एनीथिंग इन द मॉडर्न इंग्लिश थिएटर, और मॉडर्न इंग्लिश थिएटर में जिस तरह के हम कह सकते हैं सारी चीज़ें अब तक थी, इन सारी चीज़ों में वो एकदम प्रोफाउंड थे, परिपूर्ण थे। इंग्लिश थिएटर, बट इट वॉज ओनली जॉर्ज बर्नार्ड शॉ who was deeply influenced and affected by Ibsen's innovative contributions and experimentations. तो क्या हुआ, but it was only George Bernard Shaw who was deeply influenced and affected by Ibsen's innovative contribution and experimentation. तो इब्सन से सिर्फ प्रेरित होने वाले एक ही व्यक्ति थे, वो थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो क्या हुए थे, इब्सन से जिन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी, डीपली इन्फ्लुएंस हुए थे, डीपली प्रभावित हुए थे। उसका जो मतलब अफेक्टेड मतलब वही प्रभाव, उसका जो प्रभाव है सिर्फ इब्सन का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ऊपर ही हुआ था। जिस तरह से इब्सन ने जो एक ड्रामा में इनोवेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, एक नावीन्यपूर्ण योगदान दिया था, जो भी एक्सपेरिमेंटेशंस है, जो भी प्रयोग उन्होंने ड्रामा से रिलेटेड किए थे, उसमें जो योगदान इब्सन ने दिया, उससे सिर्फ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ही प्रभावित हुए थे। ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट प्ले राइट्स ऑफ हिज टाइम, अपने समय के सबसे ब्रिलियंट समझने वाले नाटककार वो थे। ही अलोन हैड अंडरस्टूड द ग्रेटनेस ऑफ इब्सन, उन्होंने अकेले ने ही इब्सन की जो महानता है उस महानता को समझ लिया था। एंड ही वॉज डिटरमाइंड दैट हिज ओन प्लेस शुड ऑल्सो बी अ व्हीकल फॉर आइडियाज़, और उन्होंने ये निश्चय करके रखा था कि उनके खुद के जो प्लेस है, वो प्लेस भी, वो ड्रामा भी आइडियाज़ के व्हीकल बनेंगे, मतलब अलग अलग आइडियाज़ के ऊपर वो लिखे जाएंगे, ऐसा उन्होंने डिटर्मिनेशन करके रखा था, निश्चय करके रखा। The responsibility of elevation of the English drama to the brilliance of the Norwegian fell with Oscar Wilde and G.B. Shaw
इन द लेट 19 एंड अर्ली सेंचुरी। इसीलिए इंग्लिश ड्रामा को एलिवेट करने की, मतलब उसको और बड़ा बनाने की, उदात्त करने की जो जिम्मेदारी है, जो नॉर्वेजियन राइटर है जिसमें ऑस्कर वाइल्ड है, जीबी शॉ है, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में इन दो लोगों के ऊपर ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ड्रामा को बड़ा बनाने की, विकसित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दो लोगों के ऊपर ही थी। उसमें है ऑस्कर वाइल्ड और जीबी शॉ, मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। The 20th century showed a talent in the drama with which the 19th century could not compete. तो जो 20th सेंचुरी थी, 20वीं शताब्दी थी, उसने ड्रामा के क्षेत्र में एक टैलेंट दिखाया, एक कौशल दिखाया, 19th सेंचुरी में नहीं था। एच ग्रैनविल बार्कर, जॉन गाल्सवर्थी, सेंट जॉन इरविन वेयर सम ऑफ द प्ले राइट्स हु एक्सप्लोर कॉन्टेम्पररी प्रॉब्लम्स। तो उसमें कुछ ड्रामेटिस्ट थे, यहाँ पे जो नाम आए हैं, एच ग्रैनविल्स बार्कर है, जॉन्स गाल्सवर्थी है, सेंट जॉन इरविन है। ये कुछ ऐसे प्ले राइट्स थे, नाटककार थे, जिन्होंने क्या किया, हु एक्सप्लोर कॉन्टेम्पररी प्रॉब्लम्स, जिन्होंने जो कॉन्टेम्पररी प्रॉब्लम्स है, जो समकालीन समस्या है, उसको एक्सप्लोर किया। मतलब उसका क्या किया, जैसे उसको डिस्कवर किया, जो भी समकालीन प्रॉब्लम समस्या है उसको खोज के निकाला और उस प्रॉब्लम के ऊपर वो ड्रामा लिखने लगे। सेंट जॉन इरविन हैड बीन एसोसिएटेड विद अ ग्रुप ऑफ आयरिश ड्रामेटिस्ट whose work was normally produced in the Abbey Theatre in Dublin। तो इसमें जो सेंट जॉन इरविन है, वो आयरिश ड्रामेटिस्ट जो मूवमेंट थी उनसे रिलेटेड थे, उनके साथ एसोसिएट थे, उसके साथ उनका संबंध था। तो उनका जो वर्क है वो नॉर्मली क्या था, उन्होंने जो डबलिन में का जो एबे थिएटर था वहाँ पे उन्होंने प्रोड्यूस किया था, वहाँ पे उन्होंने निर्माण किया था। मच दैट इज़ बेस्ट इन द मॉडर्न ड्रामा इन इंग्लिश डेवलप फ्रॉम दिस मूवमेंट, कि जो मॉडर्न ड्रामा या फिर इंग्लिश मॉडर्न ड्रामा डेवलप हुआ इसी मूवमेंट से डेवलप हुआ। कौन सी मूवमेंट, जिसे कहा जाता है आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट, जिसे नाम दिया जाता है आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट। वन ऑफ इट्स ओरिजिनेटर्स वॉज लेडी ग्रेजुरी विथ W.B. Yeats एंड J.M. सिंगे। तो इस मूवमेंट की जो एक ओरिजिनेटर थी, ओरिजिनेटर मतलब जो बिगिनर थी, प्रमोटर थी, प्रवर्तक थी, वो थी लेडी ग्रेजुरी। उसके साथ W.B. Yeats थे और J.M. सिंगे भी थे। तो इन लोगों ने ये आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट जो है वो शुरू की थी ड्रामा में। दे वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस आयरिश रिवाइवल who used a sense of tragic irony, a violent species of humor and a rich and highly flavored language। तो ये जो लोग थे, जिसमें J.M. सिंगे है, W.B. Yeats है, लेडी ग्रेजुरी है, ये जो लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस आयरिश रिवाइवल। आयरिश रिवाइवल के वो सबसे महत्वपूर्ण ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार थे। हु यूज्ड अ सेंस ऑफ ट्रेजिक आयरनी, उन्होंने क्या क्या यूज़ किया अपने ड्रामाज में, जब उन्होंने राइटिंग किया या जो भी लिखन उन्होंने किया, तो ट्रेजिक आयरनी का इस्तेमाल उन्होंने किया। एक दुखद प्रकार का जो व्यंग होता है, आयरनी होती है, उसका इस्तेमाल किया। और वायलेंट स्पेसिस ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर तो यूज़ किया, लेकिन उनका ह्यूमर कैसा था, वायलेंट था, लोगों के ऊपर अटैक करने वाला था। हास्य था, विनोद था, लेकिन लोगों को एक प्रकार से लोगों के ऊपर अटैक करने वाला वो ह्यूमर था। एंड रिच एंड हाईली फ्लेवर्ड लैंग्वेज, और जो भी लैंग्वेज का उन्होंने यूज़ किया, द लैंग्वेज वॉज रिच एंड हाईली फ्लेवर्ड। वो लैंग्वेज भी कैसी थी, उच्च दर्जे की थी, उच्च प्रकार की थी। T.S. Eliot एक्सपेरिमेंटेड विद ग्रीक ट्रेजेडी इन द अर्ली 40s ऑफ द 20th सेंचुरी। तो T.S. Eliot ने जो 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी के अर्ली 40s में, मतलब जो भी 20वीं 1940 जिसे हम कहते हैं, 20वीं शताब्दी 1940 का जो भी एरिया था, उसके शुरुआत में उन्होंने क्या किया, ग्रीक ट्रेजेडी के साथ एक्सपेरिमेंट किया। मतलब ग्रीक ट्रेजेडी जिस तरह की थी, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक थे, वो वैशिष्ट्य अपने ट्रेजेडी में, ड्रामा में लाने का प्रयास उन्होंने किया। अदर ड्रामेटिस्ट ऑफ द मॉडर्न एरा, जॉन ऑसबॉर्न रोट ऑन पीपल हु ग्रू अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो दूसरा जो ड्रामेटिस्ट है उसमें जॉन ऑसबॉर्न है, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो भी लोग ग्रू अप हुए, जिस तरह से बड़ा हुए, जो भी सिचुएशन थी, उसके ऊपर लिखा। किंग्सले एमिस रोट अबाउट फ्रस्ट्रेटेड एंटी एस्टेब्लिशमेंट यंग पीपल। तो किंग्सले एमिस ने जो फ्रस्ट्रेटेड लोग थे, जो लाइफ में निराश हुए थे लोग थे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट की
वार के बाद सब डिस्टर्ब हो चुका था, वहाँ पे कुछ भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं रही थी। इस एंटी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो यंग पीपल है उनके बारे में किंग्सले एमिस ने लिखा। ऑसबॉर्न्स लुक बैक इन एंगर ब्रॉट अ न्यू वाइटलिटी टू द थिएटर सीन। और जो जॉन ऑसबॉर्न थे, जॉन ऑसबॉर्न का जो एक ड्रामा था लुक बैक इन एंगर नाम का, इट ब्रॉट अ न्यू वाइटलिटी टू द थिएटर सीन। तो थिएटर के सीन में एक नई वाइटलिटी उस ड्रामा ने, मतलब लुक बैक इन एंगर ने ला दी। एक वाइटलिटी मतलब क्या, एक जोर लाया थिएटर के क्षेत्र में। इस ड्रामा ने एक जोर लाया। कौन सा ड्रामा? लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबॉर्न। अदर इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स ऑफ द मॉडर्न एरा इंक्लूड। और इस मॉडर्न एरा के दूसरे जो प्ले राइट्स थे, नाटककार थे, उनमें किन किन लोगों का समावेश था यहाँ पे बताया गया है। उनमें थे एंटन चेखव, बर्टोल्ड ब्रेख्ट, यूजेन ओनील, आर्थर मिलर, टेंसी विलियम, यूजेन एनेस्को, सैमुअल बेकेट एंड हरोल्ड प्रिंटर। ऐसे और ड्रामेटिक्स का इन मॉडर्न एरा में समावेश था। लेट अस सी इंडियन ड्रामा और इंडियन थिएटर। तो इंडियन ड्रामा, इंडिया में किस तरह से ड्रामा ओरिजिनेटेड हुआ, क्या इंडिया में भी थिएटर किस तरह से ओरिजिनेट हुए, यहाँ पे हम देखेंगे। सो अर्लीस्ट सीड्स ऑफ मॉडर्न इंडियन ड्रामा कैन बी फाउंड इन द संस्कृत ड्रामा फ्रॉम द 1st century AD। तो हमें जो मॉडर्न इंडियन ड्रामा है उसके जो बीज है, उसके जो सीड्स है, वो हमें संस्कृत ड्रामा में मिलते हैं 1st century AD से। जो पहला शतक था, ईस्वीसन पूर्व पहला शतक, वहाँ पे ही हमें इंडियन ड्रामा के जो बीज है वो संस्कृत ड्रामा में देखने को मिलते हैं। महाभाष्य बाय पतंजलि प्रोवाइड्स अ फेसिबल डेट फॉर द बिगिनिंग ऑफ थिएटर इन इंडिया। तो जो पतंजलि नाम के जो ऋषि थे, उन्होंने जो महाभाष्य लिख के रखा है, वो हमें क्या देता है? इट्स प्रोवाइड अ फेसिबल डेट फॉर द बिगिनिंग ऑफ थिएटर इन इंडिया, कि इंडिया में थिएटर की शुरुआत कब हुई थी उसकी एक पॉसिबल डेट। हाँ, फेसिबल मतलब पॉसिबल कह सकते हैं, व्यवहार्य प्रकार की जो डेट है वो डेट वहाँ से हमें प्राप्त होती है, जो पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था उसके माध्यम से, कि इंडिया में भी थिएटर की शुरुआत कब हुई थी। द मेजर सोर्स ऑफ एविडेंस इज अ ट्रीटिज ऑन थिएटर, नाट्यशास्त्र बाय भारत मुनि इज द मोस्ट कंप्लीट वर्क ऑफ ड्रामेटोलॉजी इन द एशियन वर्ल्ड। तो उसके बाद जो मेजर सोर्स है जिसमें भी हमें ड्रामा के एविडेंस, भारत में भी थिएटर थे, ड्रामा थे, इसका एविडेंस, इसका सबूत हमें मिलता है, तो वो एक ट्रीटिज है, थिएटर के ऊपर लिखा हुआ एक ट्रीटिज मतलब थीसिस, प्रबंध या ग्रंथ जिसे हम कह सकते हैं। और उस ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र, और इसे लिखा गया था भारत मुनि द्वारा, जो क्या है, इज द मोस्ट कंप्लीट वर्क ऑफ ड्रामेटोलॉजी, नाटक के ऊपर एक कंप्लीट वर्क है इन द एशियन वर्ल्ड, जो एशियन वर्ल्ड से रिलेटेड है, प्राचीन जगत से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये नाट्यशास्त्र भी हमें एक प्रकार की एक इन्फॉर्मेशन देता है कि इंडिया में भी जो इंडियन ड्रामा है वो कब शुरू हुआ था। मॉडर्न इंडियन ड्रामा हाउएवर हैज़ इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल एज संस्कृत एंड उर्दू ट्रेडिशन। तो जो फिर भी जो मॉडर्न इंडियन ड्रामा है वो सारे जगत से, जो भी संस्कृत लिटरेचर था, उर्दू ट्रेडिशंस थी, इन परंपराओं से क्या हुआ है? प्रभावित हुआ है। तो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टॉप हियर। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर we will see in our